और ये अगर एक बार राजस्थान में वापस भाजपा की स्थिर सरकार जब आ रही है तो उसके बाद आप देखिएगा ये गुंडे, बदमाश, मवाली और ये जितने भी बलात्कारी हैं, मैं तो ताज्जुब मानता हूं। एक तरफ तो मर्डर कर देते हैं और फिर वीडियो जारी करते हैं। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनको अगर इतनी चीजें संभलती नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे पद को कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, आज वो इससे मुकर गए हैं। 28 लाख से अधिक बेरोजगार निश्चित रूप से हैं जिनका अभी तक पंजीकृत इसमें नहीं हुआ है। और ये युवा संबल योजना लेकर आए। युवा संबल योजना और बेरोजगारी भत्ता, ये दोनों चीजें एक साथ मैच नहीं खा रही है। रजिस्ट्रेशन अगर पूर्ण बेरोजगारों का हो जाए तो ये आंकड़ा 30 लाख से पार निकल सकता है। बेरोजगारी भत्ते का वादा किसने किया? मुफ्त की रेवड़ियां देने की बातें कौन करता है? ये कांग्रेस करती है। हम बेरोजगारी भत्ते की बात मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इनके घोषणा पत्र में लिखा था, नहीं तो आज अगर भाजपा का शासन आता है तो बेरोजगार रहेगा ही नहीं। तो 1947 से लेकर सन 2014 तक देश की जीडीपी 2 ट्रिलियन की हो चुकी थी। आज वो 2 ट्रिलियन की जो जीडीपी है 2014 से लेकर 2019 तक मात्र 5 सालों में वो बढ़कर 3 ट्रिलियन से अधिक होगी। जब तक हम एक सात्विक तानाशाह, आप शब्द समझिएगा, सात्विक तानाशाह प्रत्येक स्तर पर लागू नहीं करेंगे तब तक क्राइम सही नहीं होगा। आज यूपी में क्राइम की क्या स्थिति थी? पूरे भारत को अगर क्राइम की दृष्टि से कहीं देखा जाता था कि भाई क्राइम कहां होता है तो यूपी में। आज यूपी की क्या स्थिति है? क्राइम करने वालों ने क्राइम छोड़ दिए, अपने घर छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिए और शरण आके रह रहे राजस्थान में। राजस्थान वो प्रदेश जहां जो केवल शांति के लिए जाना जाता था, आज क्या स्थिति कर दी इन्होंने। जैसा कि आपने भी बताया, मूक बधिर बालिका का रेप हुआ, अभी 12 साल की एक बालिका का रेप हुआ, उसके पिताजी पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने जाते हैं, 5 दिन तक उसके साथ अलग अलग स्थानों पर रेप होता रहता है और ये राजस्थान की पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती है। राजस्थान में अगर कोई सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है, सबसे ज्यादा छला जा रहा है, तो वो है युवा। बेरोजगारी से लेकर पेपर लीक तक, ट्रांसफरों में पैसे लिए जाने से लेकर हर जगह पर युवा के साथ सबसे ज्यादा चोट हो रही है। और ऐसे में अपनी इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उसकी उम्मीद, उसकी आस जिसकी तरफ जाती है वो भी केवल और केवल युवा नेतृत्व होता है। और ऐसा ही एक युवा नेतृत्व आज मेरे साथ मौजूद है, विशाल पार्थ जी, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और जयपुर संभाग प्रभारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे, ये जो कुठाराघात राजस्थान में लगातार युवाओं के साथ हो रहा है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, परिवार में एक आस बनती है कि सरकारी नौकरी पाएगा और पेपर लीक हो जाता है। जिस तरह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, हर तरफ युवा जो है वो छला जा रहा है। उन युवाओं के भले के लिए क्या कर रही है भारतीय जनता युवा मोर्चा और क्या कर रहा है आपका पूरा संगठन, और किस तरह से आपका विजन है कि इन युवाओं को अब हक दिलाना है? भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के तत्वाधान में लगातार रीट की चीट हो, बेरोजगारी भत्ते का विषय हो, या युवाओं के संबंधित जितने भी विषय उनको लेकर लगातार आंदोलन किए गए हैं। पिछले 4 साल में कई आंदोलन हमारे द्वारा जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे और प्रदेश मुख्यालय पर भी किए गए हैं। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कई बार लाठियां भी खाई है। हमारे भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष लोकनायक डॉक्टर सतीश जी पुनिया और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी शर्मा के नेतृत्व में भी रिसेंटली एक आंदोलन हुआ और आपने देखा किस प्रकार मुख्यमंत्री ने चालाकी करते हुए विधानसभा घेराव, जो कि हमारे आंदोलन का नाम था, तो उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही पहले तो तय कर रखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने बोला कि भाई शनिवार को विधानसभा चलेगी, परंतु उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को फिर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करनी पड़ी और फिर आपने देखा किस प्रकार वहां पर युवाओं को जाने से रोका गया। तो युवा के साथ आज हर किस्म से जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है राजस्थान में, क्राइम चरम सीमा पर है राजस्थान में, ऐसे में एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। और जब पूरे राजस्थान के भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों की तरफ देखा जाता है तो आपकी तरफ भी बहुत पुरजोर निगाहों की तरफ से देखा जाता है कि विशाल जी कुछ करेंगे। ऐसे में सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी नज़र में युवा कौन है और युवा की परिभाषा क्या है? वैसे तो
अगर किसी सोशियोलॉजिस्ट से पूछे, किसी पत्रकार से पूछें, किसी चिकित्सक से पूछें या हमारे किसी अध्यापक से हम पूछेंगे तो युवा एक उम्र के पड़ाव पर आने मात्र से युवा कहलाता है। परंतु मेरा यह मानना है कि युवा केवल वो नहीं है जो एक उम्र की दहलीज पर पहुंचने से युवा हो। युवा वो हो जिसमें इस समाज के प्रति जागरूकता हो। किसी को दर्द होता हो तो उसको भी दर्द होता हो। यदि इस प्रदेश में कोई विसंगतियां चल रही है तो उसके लिए उसके मन में आक्रोश हो। मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति को मैं युवा मानता हूं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऐसे नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। आज ये हवाएं, ये नदियां, ये राजस्थान की एक एक आबो हवा उस युवा को ढूंढ रही है कि कहां पर भगत सिंह है, कहां चंद्रशेखर आजाद है। ऐसे युवा जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। तो आज इस कांग्रेस के घिनौने शासन से हमें आजादी किस प्रकार मिलेगी, ऐसे युवाओं की तलाश है। और ये सारे युवा आपको युवा मोर्चा के मंच पर मिलेंगे। युवा मोर्चा ऐसा नेतृत्व दे रहा है, देता रहेगा और आगे भी देगा। और हमारी ये जो आपकी हमारे नेतृत्व से एक्सपेक्टेशन से, तो सबसे पहली चीज अगर युवा मोर्चा कुछ करेगा तो सबसे पहले यदि हम शासन में आएंगे, जो कि आ ही रहे हैं, उस शासन में आने के बाद ये जो रीट की चीट हुई है, जितनी बार 18 बार पेपर ये लीक हुए हैं, इन सब की हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और सीबीआई जांच मांग नहीं करेंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे। सीबीआई जांच होनी बेहद जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ऊपर तक नजर आ रहा है और ये तो साफ तौर पे देखा गया है। भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा कांग्रेस सरकार ने पार की है, जहां पर खुद एसओजी के बड़े बड़े अधिकारी साफ तौर पे कहते पाए गए हैं कि ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, तो सीबीआई जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि जब जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी ही राजस्थान में जांच के घेरे पे है तो क्या होगा। ऐसे में युवाओं से आस बहुत ज्यादा है और जब हम खानपुर के क्षेत्र में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाम हर जगह हर आदमी से सुनने को मिलता है। ऐसे में जिस तरह से आपने पुलिया का आंदोलन किया या और भी बाकी सारे आंदोलन किए, कहीं ना कहीं बहुत प्रमुखता से आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो सुनने में आया कि सेवा का भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, क्या सेवा उस उम्र में जिस उम्र में हर कोई चाहता है कि अमेरिका में सेटल हो जाएं, इंजीनियरिंग की नौकरी कर लें और बढ़िया पैसा कमाएं, परिवार को पालें, आप चले गए प्रवास पर। आप स्वामी रामदेव जी के साथ कितने ही सालों तक प्रवास पे चले गए, आरएसएस के साथ आपने काम किया। तो कहाँ से वो मोटिवेशन मिलता है इस युवा एज में? जब हम देखते हैं जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसके बहुत पास कोटा पड़ता है, कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं प्रेशर से, लेकिन आपने बिल्कुल उलट रास्ता अपनाकर सेवा का रास्ता अपनाया और कहीं पर भी डिमोटिवेट होते हुए नहीं दिखे। इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? आदरणीय वरुण जी, मेरा ये मानना है, मैं बड़ा ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपने जीवन में रखता हूँ कि किसी कार्य को हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति ने आपके लिए कार्य सिद्ध कर रखे, हम केवल निमित्त मात्र हैं। मैं छोटा था तो हमारे ही खानपुर में केशव जी भाई साहब है जो कि संघ के कार्यकर्ता हैं, एक्टिव स्वयंसेवक हैं, उनकी दुकान पे उस समय वीडियो गेम चालू हुए थे। कक्षा 6 में मैं पढ़ता था और 12 साल की मेरी उम्र रही होगी। तो सन 2000 से पहले की ये बात है। तो वीडियो गेम खेलने जाते थे तो शाम के समय वो शाखा लगाने जाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने आग्रह किया या उन्होंने मुझे बोला कि चलो वहाँ खेलेंगे शाखा में। तो ऐसा मेरा सन 2000 के पूर्व का संघ प्रवेश है। फिर वहाँ से सर्किल इस प्रकार बनता गया कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारियों से मिला। मुझे वहाँ एक उत्साह, उमंग जागृति हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि युवावस्था में या किशोरावस्था में हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है, बस उसको डायरेक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि मैं देखूं कि आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं तो मेरे अंदर जो राजनीति का या सामाजिक कार्यों में सक्रियता का जो बीजारोपण हुआ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से और फिर उसके बाद 2001 से 2 से 3 से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने निरंतर कार्य किया। जैसा कि आप खानपुर क्षेत्र का बता रहे हैं तो खानपुर, बकानी, झालावाड़, भवानी मंडी, ये पूरी एक बेल्ट है जहां पे मैं विद्यार्थी परिषद के तहसील संयोजक के रूप में, सह जिला संयोजक के रूप में, आंदोलन समिति के जिलाध्यक्ष के रूप में और विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया। उसी दौरान सन 2010 में भाजपा युवा मोर्चा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय ऋषि जी बंसल भाई साहब हैं, जो जिनकी नियुक्ति होती है, और उनकी टीम में 2010 में मुझे प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व मिला। उस 19 वर्ष की आयु में मैं राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने का भी मुझे सौभाग्य मिला। 2 साल भाई साहब की मैंने टीम में कार्य किया
और स्वामी रामदेव जी से जुड़ने का जहाँ तक का प्रश्न है, मैं टीवी में उनको देखता था, मेरे शारीरिक कई कारणों से, जैसे कि हेल्थ की वजह से मैं कई बार योगा किया करता था। तो एक बार 2011 के आसपास उनका टीवी में आ रहा था कि भाई जो भी युवा देश समाज राष्ट्र के लिए व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में आकर जुड़ना चाहें, और 2 वर्ष, क्योंकि उस समय एक आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान, तो उस अभियान से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। और 2 वर्ष मैंने हरियाणा, इसके अलावा हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली मुझे रहने का अवसर मिला, और इस प्रकार मैंने स्वामी रामदेव जी के संगठन में भी कार्य किया। तो आपने लगभग अपना समयदान कहें तो वो समय देश निर्माण में दे दिया, जिस समय में युवा मोस्टली सोचते हैं कि यार ज़िंदगी की मस्ती कर ली जाए या कुछ ऐसा पैसा कमाकर घर सेटल कर लिया जाए। सेवा का ये जो भाव है वो बहुत ज़रूरी है देश को आगे ले जाने के लिए, और ख़ासकर युवा में ये भाव बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जब राजनीति में आना हुआ, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं आपको किस तरह से ये पूरा रास्ता लगा? क्योंकि आज पूरी देश और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। चाहे रूस और यूक्रेन में युद्ध होता हो तो भी कौन बंद कराएगा, मोदी जी को ही देखा जाता है। चाहे सड़कों का निर्माण हो या जिस तरह से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो, उनको देखा जाता है। उनके नेतृत्व में राजनीति करना, इसको आप कितना अहम मानते हैं? मैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र सदस्यों वाली पार्टी है, उसमें मुझे एज ए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें तो विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित करे आज हमारे लिए इतना सौभाग्य। में तो कई बार ये सोचता हूं कि अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो मीडिया को या अन्य लोगों को किस प्रकार फेस कर पाते होंगे। हमारे पास इतनी चीजें हैं बताने के लिए। आज अगर हम ये नए एक्सप्रेसवे की बात करें तो जयपुर से दिल्ली आप मात्र 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। कभी हम विश्वास कर सकते थे आदरणीय वरुण जी? ऐसा कभी संभव नहीं था। राजस्थान के विकास की अगर आज बात करें तो सबसे बड़े विकास पर यही चीज दिखती है, जो भी राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने कराई हुई है। बिल्कुल ठीक बात है कि विकास की दृष्टि में कहीं ना कहीं मोदी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आप जो युवा हैं उनको भी एक बहुत बड़ा डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि कभी रेडियो के माध्यम से, कभी कार्यकर्ताओं सम्मेलन के माध्यम से वो आपसे जुड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजस्थान कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप से पार्शली अछूता रह गया है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया है वो पीछे लेके जा रहा है राजस्थान को। चाहे फिर भ्रष्टाचार की हद पार होना हो, चाहे फिर पेपर लीक जैसे मसले बड़े होना हो, चाहे फिर ऐसे वादे करना जो कभी पूरे नहीं हुए, चाहे किसानों का कर्ज माफ करने का वादा हो तो महज आपने हल्का सा कोऑपरेटिव बैंक का लोन माफ करके झुंझुना दे दिया, उसके बाद में कुछ भी नहीं किया, सब कुछ केंद्र के पाले में डाल दिया। ऐसी कई सारी चीजें हो। कितना जरूरी राजस्थान को इस राज से मुक्त कराना है? राज से मुक्त की बात तो आप इस तरह से देख सकते हैं, लगभग 17 लाख से अधिक बेरोजगार हमारे पास पंजीकृत है राजस्थान सरकार के पास। और इन्होंने चुनाव आने से पहले, आज ये भ्रष्टाचार केवल 4 साल का नहीं है, जिस दिन इसका दीप प्रज्वलन हो चुका था, जब इनके एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते थे और युवाओं के फॉर्म भरवाते थे कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी। आज वो इससे मुकर गए हैं। 28 लाख से अधिक बेरोजगार निश्चित रूप से हैं जिनका अभी तक पंजीकृत इसमें नहीं हुआ है। और ये युवा संबल योजना लेकर आए। युवा संबल योजना और बेरोजगारी भत्ता, ये दोनों चीजें एक साथ मैच नहीं खा रही है। और वो योजना भी इस तरह से लाए हैं कि 2 साल में केवल 1 लाख इसमें लाभ मिलेगा युवाओं को। तो कैसे हम 17 लाख जो कि पंजीकृत हैं उन युवाओं को इस योजना का लाभ दे पाएंगे? और पराकाष्ठा देखिए आप कि अशोक चांदना जो कि इस पूरे विभाग के युवा मंत्री कहलाते हैं, उन्होंने विधानसभा में के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये बोल दिया कि बेरोजगार राजस्थान में इसलिए ज्यादा है क्योंकि बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उस लालच में वो रजिस्टर हो गए। क्या इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? आप कल्पना नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन अगर पूर्ण बेरोजगारों का हो जाए तो ये आंकड़ा 30 लाख से पार निकल सकता है। बेरोजगारी भत्ते का वादा किसने किया? मुफ्त की रेवड़ियां देने की बातें कौन करता है? ये कांग्रेस करती है। हम बेरोजगारी भत्ते की बात मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इनके
घोषणा पत्र में लिखा था, नहीं तो आज अगर भाजपा का शासन आता है तो बेरोजगार रहेगा ही नहीं, तो कहां से बेरोजगारी भत्ते की बात आएगी। हम युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाएंगे। आज मोदी जी की आप योजनाएं देखिए, आज मोदी जी के विषय में हम बात करते करते कहां तक जा सकते हैं। जीडीपी जो इस देश की मेन नब्ज होती है, किसी देश की जो सबसे बड़ी, अगर उसकी किसी देश के स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो जीडीपी से आका जाता है। आप विश्वास करेंगे 1947 से लेकर सन 2014 तक देश की जीडीपी 2 ट्रिलियन की हो चुकी थी। आज वो 2 ट्रिलियन की जो जीडीपी है 2014 से लेकर 2019 तक मात्र 5 सालों में वो बढ़कर 3 ट्रिलियन से अधिक हो गई। आप विश्वास कर सकते हैं इस देश में विदेशी निवेश पूरे भारत में अभी तक सन 47 से लेकर आज तक की टिल डेट तक की यदि मैं बात करूं तो 78 लाख करोड़ रुपए का यहां पर विदेशियों ने निवेश किया है। और केवल इन आप 90 महीने या जितने भी ये माह हुए हैं, अभी हमें टोटल पूरे 5 साल भी ये बाद वाले नहीं हुए हैं, मात्र 2014 से लेकर अभी तक 50% से अधिक मतलब 43 लाख करोड़ विदेशी निवेश भारतीयों को मिला है। केवल एक देश का नहीं, 156 देशों का, केवल एक राज्य में नहीं, 31 राज्य प्लस केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश है उनमें, और केवल एक सेक्टर में नहीं 57 सेक्टरों में इस प्रकार के निवेश हुए। क्या बात करते हैं ये। और कहीं ना कहीं हर जगह एक बात की चर्चा जरूर है कि जब रोजगार की बात की जाती है तो केवल सरकारी रोजगारों की ही क्यों बात की जाए। और मोदी सरकार की तारीफ में एक बात और हमेशा कही जाती है कि आते ही वो काम भी किया कि सरकारी नौकरी तो मिले ही मिले, बाकी और साधनों से भी रोजगार मिले। आते ही डेटा सबसे सस्ता करना, देश का डेटा सबसे सस्ता इसी राज्य में हुआ और उसकी वजह से आज जोमैटो, स्विगी, ओला ऐसे कितने कंपनीज रोजगार दे पा रही है, हर कोई स्वरोजगार पा रहा है। तो सरकारी नौकरी के इतर भी सोचना यह भी एक काम था। और लगातार इस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं कि विदेश में रहने वाला या विदेश जाते हैं जो घूमने लोग, उनके सामने अब भारत सीना चौड़ा करके बोलता है कि मैं भारतीय हूं। यह कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन इसके उलट जब हम राजस्थान में होते हैं और राजस्थान में क्राइम की जिस तरह से दशा देखते हैं, क्राइम ने सारा का सारा पराकाष्ठा पार कर दी है। चाहे वो महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध हो, चाहे वो कोई दूसरा अपराध हो। 8 महीने की प्रसूता का रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है जेलन मार्ग पर जयपुर में। और जब सवाल उठते हैं कि प्रियंका गांधी पास में है तो कैसे मुकबदिर के साथ रेप हो रहा है, तो वो रेप बदल के घटना हो जाती है। इस तरह के क्राइम राजस्थान में हो रहे हैं। क्राइम के मामले में राजस्थान ने टॉप कर लिया। ऐसे में आप लोगों की तरफ उम्मीद से देखा जाता है, कैसे इस पूरे राज्य को इस क्राइम की जकड़ से दूर ले जाएंगे। जैसे हमने आपने सुना होगा, भय बिना प्रीत नहीं। जब तक हम एक सात्विक तानाशाह, आप शब्द समझिएगा, सात्विक तानाशाह प्रत्येक स्तर पर लागू नहीं करेंगे तब तक क्राइम सही नहीं होगा। आज यूपी में क्राइम की क्या स्थिति थी, पूरे भारत को अगर क्राइम की दृष्टि से कहीं देखा जाता था कि भाई क्राइम कहां होता है तो यूपी में। आज यूपी की क्या स्थिति है, क्राइम करने वालों ने क्राइम छोड़ दिए, अपने घर छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिए और शरण आके रह रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान वो प्रदेश जहां जो केवल शांति के लिए जाना जाता था, आज क्या स्थिति कर दी इन्होंने। जैसा कि आपने भी बताया, मूक बधिर बालिका का रेप हुआ, अभी 12 साल की एक बालिका का रेप हुआ, उसके पिताजी पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने जाते हैं, 5 दिन तक उसके साथ अलग अलग स्थानों पर रेप होता रहता है और ये राजस्थान की पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती है। और वो भी तब जब खुद राजस्थान का मुखिया गृह मंत्रालय भी संभाल रहा है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनको अगर इतनी चीजें संभलती नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे पद को। वित्त मंत्री होने के नाते आप ताज्जुब मानोगे, इन्होंने भी विधानसभा में बजट पेश किया और पिछले साल का बजट पेश कर दिया। कितनी बड़ी इनकी लापरवाही है और राजस्थान की जनता को ये किस दृष्टि से देखते हैं, उनको किस लेवल पे आंकते हैं, ये एक देखने का दृष्टिकोण है। रही बात अगर हम हमारे राज्य की या भारत की हम बात करें कि अगर पूरा मोदी जी के नेतृत्व में यदि राजस्थान में भी सरकार भाजपा की बनती है तो उसके बाद क्या स्थिति रहने वाली है। उसके बाद 3 स्तर पर हमारा विकास होगा। आज पूरे विश्व में हमारा विकास केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं, केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं हो रहा है, तीनों दृष्टि से एक साथ विकास हो रहा है पूरे विश्व में। आज G20 की हम अध्यक्षता कभी सोच सकते थे, इतनी बड़ी, जिसमें 20 ऐसे देश हैं जो 80% पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लेके बैठे हैं। ऐसे देशों का नेतृत्व करना ये मजाक नहीं है। और ये अगर एक बार राजस्थान में वापस भाजपा की स्थिर सरकार जब आ रही है
तो उसके बाद आप देखिएगा ये गुंडे, बदमाश, मवाली और ये जितने भी बलात्कारी हैं, मैं तो ताज्जुब मानता हूं। एक तरफ तो मर्डर कर देते हैं और फिर वीडियो जारी करते हैं, वीडियो जारी करके उसकी बोलते हैं कि ये हमने किया है। ऐसी स्थिति राजस्थान में पहले नहीं हुआ करती थी। हमारे शासन में क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्राइम को जीरो करने से लेकर और बाकी सारे विजन की बात विशाल पार्थ जी बहुत पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। अब जरा आपके क्षेत्र की तरफ चलते हैं। जो खानपुर का क्षेत्र है वहाँ पर आपका नाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिया जा रहा है। हमारे जो इन्फॉर्मर्स और संवाददाता वहाँ पर है वो बताते हैं कि हर जगह आपके चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इन चर्चाओं का कारण क्या है? एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है इसी बात पे कि जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, मैं डूबता भी हूं तो समुंदर उछाल देता है। मैं बचपन से कार्य करते करते मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना लोगों का मुझे प्यार और स्नेह मिलेगा। क्षेत्र में मैं कई बार जाता हूं, महसूस करता हूं, परंतु ये मेरे प्रति उनका एक प्रेम है, मेरे प्रति उनका एक अनुराग है। मैं उन्हीं के बीच में पला बड़ा हूं और उन्हीं के बीच में मैंने कार्य किया है। तो उनको अच्छा लगता है जब मैं जयपुर में लाठी चार्ज में, लाठी खाने में आगे रहता हूं, जब उनको अच्छा लगता है मेरे ऊपर वाटर कैनन बरसाए जाते हैं और मैं सीना चौड़ा करके आगे चला जाता हूं, तो शायद उनके घर का बच्चा अगर बाहर जाके जयपुर जैसे इतने बड़े संभाग में 8 जिलों का नेतृत्व कर रहा है, या फिर युवा मोर्चा जैसे जो कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी में युवा मोर्चा, जो कि इसका हमारा हरावल दस्ता है, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जो स्थान दिया है और मैं ये कार्य करता हूं, तो शायद इस कारण से वो मुझे विशेष प्रेम करते हैं। विशेष प्रेम इस कारण से होगा, लेकिन बाकी सबकी नज़र में ये जो सेवा का भाव आपने अपने बचपन से आगे तक संभाला है, उस सेवा के भाव का कहीं ना कहीं ये रिटर्न है कि आपको आज ये पद मिला है। और खानपुर क्षेत्र में काफ़ी चर्चे हैं आपके। इसी के साथ साथ इस पूरे वार्ता को हम इस आखिरी सवाल के साथ समाप्त करेंगे कि आज किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा महसूस होती है आज की राजनीति में, आज के पूरे एनवायरनमेंट में, कि ये बात और ये चीज़ होनी चाहिए? मैं अलग अलग दृष्टिकोण से इन विषयों को देखता हूं, पर सबसे प्रमुख चीज है, एक व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज है, वो है भय मुक्तता। एक भय मुक्त समाज की स्थापना जो कि भाजपा के ही नेतृत्व में हो सकती है। तो मैं उस दृष्टिकोण से देखता हूं कि जब तक युवा राजनीति में सक्रिय होकर नहीं आएगा और युवाओं की सोच नहीं आएगी, तो वो ये भयमुक्त समाज की स्थापना नहीं हो सकती। तो क्राइम रेट जीरो रहे, शिक्षा का लेवल बढ़े, व्यापार का लेवल बढ़े और एक दूसरे से मिलने में खुशहाली आए, न ही कोई किसी को डर की भावना से देखे। आज राजस्थान में मुझे बड़ा दुख होता है, यदि कोई मास्क पहन के या हेलमेट लगा के कोई बाइक अपने पास आके खड़ी हो जाती है तो हमें डर लग जाता है कि ये कोई चेन खींचने वाला तो नहीं है, ये कहीं पे हमें चाकू मार के तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसे वातावरण से मुक्त हो, ऐसी राजनीति भाजपा के नेतृत्व में भविष्य में मिलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। भय मुक्त राजस्थान होना चाहिए, यानी कि कोई महिला अगर रात को घर से निकले तो वो भय मुक्त निकलनी चाहिए। अगर कोई पेपर देने के लिए निकले तो भय मुक्त होना चाहिए कि मेरी मेहनत कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल भी भय मुक्त तरीके से निकल पाए, सड़कों पे काम कर पाए, आसानी से आगे चल पाए, तो शायद राजस्थान का विकास होगा। ये विजन बेहद खास है, लेकिन अब ये समय की बात है कि सरकार किसकी आती है और क्या ये विजन आ पाता है या नहीं। लेकिन उम्मीद यही है कि राजस्थान जल्द ही भय मुक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।